नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। एक नंबर प्रश्न क्या है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर है। बी ऑप्शन में अप्रत्यक्ष कर दिया गया है तो बी सही है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? सिंपल है कि सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है, कर उसी व्यक्ति द्वारा ना दिया जाकर बल्कि दूसरे पर टाल दिया जाता है। तो ऐसे कर को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। या कह सकते हैं कि जिस कर का कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। या जो कर विवर्तन योग्य होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगर अप्रत्यक्ष करों की बात की जाए तो कौन कौन से कर अप्रत्यक्ष कर में शामिल हैं? तो सीमा कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर और जीएसटी तथा मनोरंजन कर जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर प्रत्यक्ष कर की बात की जाए, अब प्रत्यक्ष कर क्या है? तो सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है और वही व्यक्ति वास्तविक रूप से कर का भुगतान करता है तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। या कह सकते हैं जिस कर का कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। या जो कर विवर्तन योग्य नहीं होता है या दूसरे पे टाला नहीं जा सकता उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पलों की अगर बात की जाए तो आयकर, आयकर प्रत्यक्ष कर है। निगम कर, संपत्ति कर तथा स्टेट ड्यूटी कर, ये कर जो है प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से एक शब्दावली है, कराघात एवं करापात क्या है? तो कराघात कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो कर का आरंभिक भार जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसे कराघात कहते हैं। या सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है प्रारंभ में उसी को कराघात कहते हैं। और करापात कर का अंतिम मौद्रिक भार जो है या मूल्य करापात कहलाता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिस्थापन दर के संबंध में सही है। प्रतिस्थापन दर ये जनसंख्या से संबंधित शब्दावली है। तो इसमें क्या पूछा गया है, प्रतिस्थापन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रत्याशित जन्मों की संख्या। बी, यह प्रजननात्मक आयु समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर महिला जन्म संख्या को व्यक्त करता है। सी, यह जननात्मक आय समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर कुल जन्म संख्या को व्यक्त करता है। या यह प्रजनात्मक आय समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर पुरुष जन्म की संख्या को व्यक्त करता है। तो प्रतिस्थापन दर जो है यह प्रजनात्मक आयु समूह की 1000 महिला जनसंख्या पर महिला जन्म संख्या को व्यक्त करता है। बी ऑप्शन सही है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक, प्रगतिशील जनसंख्या वह है जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होती है। प्रतिगामी जनसंख्या में मृत्यु दर अधिक और जन्म दर कम होती है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन से कथन सही नहीं है? इसमें प्रगतिशील जनसंख्या जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? प्रगतिशील जनसंख्या। इसमें क्या दिया गया है? प्रगतिशील जनसंख्या वह है जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होती हैं, कम नहीं अधिक होती हैं। तो ये गलत है, एक गलत है। 2 में क्या कह रहा है? प्रतिगामी जनसंख्या में मृत्यु दर अधिक और जन्म दर कम होती है। तो प्रतिगामी जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर गिर रही होती है। तो यह भी गलत है। तो इसलिए दोनों
ना तो एक सही है और ना दो सही है, दोनों कथन गलत हैं। तो डी ऑप्शन सही है 3 का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना जो है 1961 में हुई थी। 4 का सही आंसर डी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा सबला योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही, कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2011, 1 मई 2014, 5 अप्रैल 2005, 22 जनवरी 2015। तो सबला योजना जो है 1 अप्रैल 2011 को चालू की गई थी। सबला योजना का संबंध जो है किशोरियों को पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है किशोरियों के लिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा चलाई गई सबला योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु, बी वयस्क कन्याओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु, सी किशोरियों को पोषण आहार देने हेतु, और डी वृद्ध महिलाओं को पेंशन प्रदान करने हेतु। तो सबला योजना जो है 1 अप्रैल 2011 को किशोरियों को पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु की गई थी। 6 का सही आंसर सी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक जो है 80 है। अगला है श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? रायपुर, गांधीनगर, बीकानेर, हैदराबाद। तो श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की जा रही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 16वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि के लिए होगी? तो भारत में जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिश की गई है वह 2026 से 31 तक के लिए की गई है। 2026 से 31 तक के लिए की गई है। और 16वां जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। इसके पहले 15वां वित्त आयोग चल रहा था, उसके अध्यक्ष NK सिंह है। अभी भी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन 16वें वित्त आयोग के लिए सिफारिशें की गई हैं जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? अरविंद सुब्रमण्यम, अरविंद पनगड़िया, विवेक देवराय, अभिजीत बनर्जी। तो 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता जो है अरविंद पनगड़िया जी को सौंपी गई है। बी सही है 10 का। अगला 11 नंबर, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 ऑप्शन डी में है, तो डी सही है। डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करता है। तो कृषि से संबंधित जो ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराती है वह शीर्ष संस्था नाबार्ड है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990, 1 जनवरी 1950, 2 मई 2005, 2 अगस्त 1950। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। 2 अप्रैल 1990 ए ऑप्शन में दिया गया है। 12 का सही आंसर ए है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो बैंकों का 3 बार राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1969 में 14 बड़े बैंकों का, 1949 में RBI, 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जो पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। और 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो 6 ऑप्शन में दिया है, किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया। तो 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आरेख में उपभोक्ता का अतिरेक बराबर है। तो उपभोक्ता का अतिरेक जो है RNQE ये है उपभोक्ता का अतिरेक। अगला क्वेश्चन, उत्पादन फलन का विचार संबंधित है आवंटन दक्षता से, आर्थिक दक्षता से, तकनीकी दक्षता से, सभी। तो उत्पादन फलन का विचार जो है वह तकनीकी दक्षता से संबंधित है। इसको भौतिक दक्षता भी कहा जाता है, तकनीक दक्षता से संबंधित है। अगला, दीर्घकाल में आगत और निर्गत के बीच भौतिक संबंध की व्याख्या करता है। तो क्या व्याख्या करता है? प्रतिफल का नियम, चर अनुपातों का नियम, पैमाने के प्रतिफल का नियम, समोत्पाद वक्र। तो दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल का नियम आगत एवं निर्गत के बीच भौतिक संबंध की व्याख्या करता है। पैमाने
के प्रतिफल का नियम डी ऑप्शन में दिया गया, तो 16 का सही आंसर डी है। अगला वास्तविक शेष प्रभाव किसने दिया, तो वास्तविक शेष प्रभाव प्रोफेसर पीगू द्वारा दिया गया था, तो ए सी पीगू ए ऑप्शन में दिया गया है। 17 ए सही है। 18 एम वी बराबर पी टी में विथ था एम बराबर के, पी टी में के एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के समान हैं, तो एम वी बराबर पी टी में वी तथा एम वी बराबर के पी टी में के एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। 18 का सही आंसर बी है। 19 अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किया गया 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा, ए तथा सी दोनों सही हैं। तो अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था। प्रतिष्ठित नहीं, 9 प्रतिष्ठित और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था, तो 19 का सही आंसर डी है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 100 संतरे 5 रुपये प्रति संतरे की दर से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बेचे जाते हैं जहां मुद्रा की कुल मात्रा 125 रुपये हो, तो बताइए कि फिशर के समीकरण के अनुसार प्रत्येक रुपया वर्ष भर में कितनी बार हाथों से गुजरेगा, तो 4 बार हाथों से गुजरेगा। डी ऑप्शन सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय माप सभी प्रेक्षणों पर आधारित है, विस्तार, हरात्मक, बहुलक, चतुर्थक विचलन। तो हरात्मक माध्य जो है सभी प्रेक्षणों पर आधारित है, डी बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी वस्तुओं की कीमत में समान अनुपात में परिवर्तन हुआ और लेस्पेयर का मूल्य सूचकांक 150 पाया गया, तो पासे का मूल्य सूचकांक, तो लेस्पेयर के आधे हो जाएगा, पासे का मूल्य सूचकांक 75 हो जाएगा। अगला कौन विकासवादी अर्थशास्त्री नहीं है, तो कीन्स जो है विकासवादी अर्थशास्त्री नहीं है, बाकी लुईस, लेवेंस्टीन और हिग्स जो है डेवलपमेंट से संबंधित अवधारणा के संबंध में अपना विचार देते हैं। अगला है द इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, एफ्लुएटेड सोसाइटी पुस्तक के लेखक जेके गैल्वरेथ हैं। एफ्लुएंटेड सोसाइटी डी सही हो जाएगा, जेके गैल्वरेथ। 24 का। अगला 25 नंबर, ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन मॉडर्न इकोनॉमिक्स टैक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो रोनाल्ड फिंडले। ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन पुस्तक के लेखक रोनाल्ड फिंडले हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में हुई थी और 1945 से विश्व बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। अगला, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है, तो भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून है। 27 का सही आंसर क्या है, डी है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने कितने 27 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।